नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम जब कंडीशन टेस्ट करते हैं तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के स्टेटमेंट प्रोसेस करते हैं, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। When the if else decision control construct within another if else constructs, जब किसी if else construct के अंदर जब कोई दूसरा डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट जब यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं जो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब इफ एल्स के अंदर जो है उसी तरह का जो है दूसरा जो है इफ एल्स इनक्लोज्ड स्टेटमेंट को करता है तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है। द जनरल सिंटैक्स इज इफ राउंड ब्रैकेट में रहेगा या जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, कंडीशन ब्लॉक स्टार्ट, देखिए ध्यान से, हम इफ के आगे जो कंडीशन है उसको 1 मान ले रहे हैं और इनर मोस्ट में जो इफ के अंदर जो कंडीशन है उसको 2 मान लेते हैं, कंडीशन 2। इनका भी स्टेटमेंट होगा, जहाँ पर डैश डैश लगा रहे हैं वह स्टेटमेंट्स है इफ का, और एल्स में क्या है, एल्स का स्टेटमेंट है। ठीक। इसमें एक आउटर इफ है, आउटर इफ एल्स है, और उसके अंदर क्या है, इनर इफ एल्स है। तो जहाँ पर हम जो है हमें मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करना है ट्रू फॉल्स, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब देखिए एल्स ब्लॉक में हम लिख रहे हैं, जो राइट साइड लिख रहे हैं इफ एल्स ब्लॉक के अंदर इफ कंडीशन 3, ठीक है, इफ का ब्लॉक डॉट डॉट एल्स, एल्स का ब्लॉक, उसके बाद जो है हम जो है बंद कर दे रहे हैं एल्स, आउटर एल्स को। अब देखिए इफ के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ट्रू ब्लॉक, और फॉल्स के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं, सॉरी, एल्स के स्टेटमेंट को हम कहते हैं फॉल्स ब्लॉक। ठीक है, फॉल्स ब्लॉक। चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल ले रहे हैं, उसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ ABC। ए की वैल्यू 10 ले रहे हैं, बी की वैल्यू 20 एंड सी की वैल्यू 30। ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी, अब आगे टेस्ट कर रहे हैं, ए को बी से टेस्ट कर रहे हैं और बी ए को सी से कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ए ग्रेटेस्ट है। प्रिंट एफ बिग, हम बिग निकाल रहे हैं नंबर 3 नंबर में, %d डबल कोट्स कामा ए। एल्स में लिखेंगे सी, प्रिंट एफ बिग असाइनमेंट बाई %d कामा सी। अब आउटर इफ का जो है नेगेटिव चलते हैं,
आउटर इफ का नेगेटिव मतलब आउटर एल्स में जो है फिर अगेन इफ के बारे में बात होगी। इफ बी ग्रेटर देन सी, कंडीशन है बी ग्रेटर देन सी, प्रिंटअप में कराएंगे बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, उसका एल्स में जो है सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम 3 नंबर में कौन ग्रेटेस्ट है इसको निकाल सकते हैं। और इसी का जो है रिवर्स कर देंगे तो 3 नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। प्रोग्राम में लॉजिक चेंज कर देंगे, जहां पर ग्रेटर देन सिंबल है उस वहां पर क्या कर देंगे बच्चों, लेस देन कर देंगे। यह डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन है और यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक ए में देखिए 10 असाइन किया गया, बी में 20, सी में 30। अब कैसे देखिए टेस्ट करेंगे, ए के स्थान पर हम कितना रखेंगे 10, बी के स्थान पर 20। कंडीशन टेस्ट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है क्या। जब ट्रू होगा तो इफ के बॉडी में मशीन कंट्रोल इंटर करेगा, तो यहाँ पर पहले राउंड में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर एल्स में जाएगा कंट्रोल। तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन सी, फॉल्स। तो आप देखेंगे कि जब इफ फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जो स्टेटमेंट होता है उसकी वैल्यू मशीन प्रोसेस करेगा। तो आप देखेंगे कि सी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू सी बताएगा, और सी की वैल्यू कितना 30 है, तो आंसर करेक्ट आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। डिसीजन फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे बच्चों एक मिस हो गया है, डिसीजन फ्लो चार्ट डिसीजन फ्लो चार्ट का चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया है। देखिए अगर हमें 3 नंबर में चेक करना है तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ए को बी से टेस्ट किया, अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू के पाथ में हमने ए लिखा और फॉल्स के पाथ में बी लिखा। अगर हम ट्रू कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो अब ए को हम क्या करेंगे, 3rd नंबर से चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन सी, अगेन ट्रू फॉल्स होगा, अगर ट्रू होगा तो ए आएगा, अदरवाइज सी आएगा। अब स्टार्टिंग में आते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन फॉल्स हो गया होता तब तो हम बी पर आते और बी को फिर क्या करेंगे, 3rd नंबर सी से चेक करेंगे, तो कंडीशन अगेन ट्रू होगा तो बी आएगा, अदरवाइज सी आएगा। ठीक है, तो यह फिगर है आपका डिसीजन चार्ट दैट फाइंड बिगेस्ट एमंग 3 नंबर्स। यह डिसीजन चार्ट है जो ए बी एंड सी में बिगेस्ट नंबर को फाइंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं। हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जैसा आप जानते हैं किसी प्रॉब्लम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चोरियल डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम that use certain symbols. और देखिए फ्लो चार्ट होता है तो उसमें उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, इट यूजेज सर्टेन सिंबल्स, फ्लो चार्ट कुछ सिंबल यूज करता है। आगे देखते हैं वह सिंबल क्या क्या है, उसको देखते हैं तभी तो क्लियर हो जाएगा कि फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। थियरी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमारा जो सिंबल्स होता है 1000 वर्ड्स को क्या करता है,
हैंडल करता है। इसलिए जो है डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इजी होता है समझने के लिए। देखिए अब मैंने एक बनाया, एक को दो नाम है, ओवल और एग, एक शेप है। इसका यूज करते हैं स्टार्टिंग और एंड करने के लिए, करते हैं फ्लो चार्ट को। फॉर बिगिनिंग एंड एंडिंग, किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं और जब एक समय के बाद क्या करते हैं, जब पूरा हो जाता है तो क्लोज करते हैं, तभी हम काम को मानते हैं। काम साइंस मानता है कोई काम कंप्लीट तब माना जाएगा जब उसका स्टार्टिंग हो और उसके बाद कंप्लीटेड हो, अदरवाइज साइंस मानता है कि वो काम नहीं हुआ है। इसलिए जो है यहाँ पर एक डेफिनेट कंडीशन आ रहा है। पैरेललोग्राम देख रहे हैं आप लोग, इसको रोम्बस कहते हैं। इसका यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। जहाँ पर यह यूज किया जाएगा तो आपको समझना है कि आइदर इनपुट किया गया है और आउटपुट हो रहा है। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग कंप्यूटेड जो स्टेटमेंट होता है हम रेक्टेंगल बॉक्स में राइट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। एरो फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एरो क्या है, फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ डेटा। नेक्स्ट डायमंड सिंबल चलते हैं। डायमंड, डायमंड में हमेशा जो है डिसीजंस, डायमंड का यूज हमेशा जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। इसलिए इसमें जो है जब हम कोई कंडीशन टेस्ट करते हैं तो उसके जो आउटवर्ड्स होते हैं, टू पाथ्स होते हैं, एक ट्रू का होता है, दूसरा फॉल्स का होता है। ठीक है बच्चों, डायमंड शेप यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। चलिए एक और कर लेते हैं जो मेन आपके सिंबल्स है। एक क्रॉस लगा है, क्रॉस का अर्थ है कि कनेक्टर। जब हमारा फ्लोचार्ट मोर देन वन पेज पर या लेंदी फ्लोचार्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारा फ्लोचार्ट एक पेज पर नहीं आ पाता तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल पेज पर जब ड्रा करते हैं तो इस तरह का सर्कल करके वहाँ पर क्रॉस कर देते हैं बीच में। तो फिर जो है दूसरे पर भी ऐसे बना देते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट होगा। एक इसको कनेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिंबल आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कैसे हम जो फ्लोचार्ट ड्रा करते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं आप लोग, बीच जो 5 करके देख लेना। फिगर फ्लोचार्ट है, फ्लोचार्ट that find greatest among two numbers। आइए हम एक फ्लोचार्ट बनाने जा रहे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, जिसमें 2 नंबर का हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हमारा जो है प्रॉब्लम का सलूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है स्टार्ट सिंबल ओवल का या एक बनाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर में हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, 2 नंबर में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट के लिए रोम्बस सिंबल बनाएंगे। 2 नंबर रीड किया
रीड टू नंबर्स ए कामा बी। अब दो नंबर हमारे पास आ गए। अब उसी में से क्या करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। और डायमंड सिंबल के अंदर देखिए मैंने लिखा इज ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जैसे ही हम जो है डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दो पाथ आएंगे, येस और नो। हमारा जो भी कंडीशन होगा आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो यदि ट्रू होगा तो ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा। इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। अब देखिए राइट साइड में हम मान ले रहे हैं कि 3 नंबर में अगर बड़ा निकालना तब क्या करेंगे। जहाँ पर हम रीड कर रहे हैं 2 नंबर्स वहाँ पर हम 3 नंबर्स लेंगे। रीड 3 नंबर्स ए कामा बी कामा सी। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन तो हमेशा जो 2 नंबर में ही होता है एक समय में। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा है तब यस या नो। यस होगा तो क्या आएगा, यस नो लिख सकते हैं या ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस नो एंड ट्रू फॉल्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड इन ए फ्लो चार्ट। अगर ट्रू होगा तो ए आएगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है। अच्छा, इसको लेफ्ट साइड जो है ट्रू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे ट्रू फॉल्स को चाहे लेफ्ट लिखो या राइट, तो हम जो है लेफ्ट साइड, क्योंकि पहले ट्रू बोलते हैं तो पहले हम लेफ्ट साइड ट्रू को मानकर चल रहे हैं। अगर ट्रू होगा तो ए आएगा, फॉल्स होगा तो बी आएगा। अब अगर ये आया तो उसको सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, बीच में क्या प्रिंट करा देंगे, सी करा देंगे, ठीक। तो जो रोम्बस बना रहे हैं इसमें हम लेफ्ट मोस्ट रोम्बस में ए प्रिंट कराएंगे, मिड में जो रोम्बस है उसमें बी कराएंगे प्रिंट, सॉरी सी। और राइट मोस्ट जो रोम्बस है उसमें हम बी प्रिंट कराएंगे। और ऑल आउटपुट से हम क्या करेंगे, को टर्मिनेट कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है हम फ्लोचार्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें। चलिए, इसको अच्छे से आप करके प्रैक्टिस करके कुछ प्रॉब्लम आप लगाएं। नहीं आता है कुछ और तो आप हमको कमेंट करें। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका 2 नाम है, स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स या स्विच केस डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखिए इसका यूज कब करते हैं, जब हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस हों, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैचिंग के अकॉर्डिंग हम किसी स्टेटमेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हो और ईच ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक एक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, when there are multiple options and we want to process a statement according to a specified matching, in that situation we may use
स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्विच केस यार, स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स। द जनरल सिंटैक्स इज, इसका देखिए जनरल सिंटैक्स क्या है, स्विच रिजर्व वर्ड यूज करेंगे, इंटीजर आर कैरेक्टर एक्सप्रेशन। देखिए स्विच के अंदर हम इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन या कैरेक्टर टाइप का एक्सप्रेशन को हम पास कर सकते हैं। इसके अलावा रियल, डबल, स्ट्रिंग कोई भी कैरेक्टर दूसरा हम पास नहीं कर सकते। तो देखिए स्विच केस की जो बॉडी है उसमें हमने इस पहला केस लिखा, केस कांस्टेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन। उसी तरह से नेक्स्ट केस, केस कांस्टेंट 2 कोलन, कोलन के बाद उसका स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन ब्रेक डॉट डॉट, लास्ट में हम दे रहे हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट को, डिफॉल्ट कोलन स्टेटमेंट n। हम मान ले रहे हैं कि लास्ट में nth स्टेटमेंट जो है डिफॉल्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का आपको अर्थ समझना है कि डिफॉल्ट केस ऑप्शनल होता है स्विच केस में, हम उसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। जैसी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमने देखिए एट द एंड में जो है लिखा है स्विच ब्लॉक के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ऑर्डर डजेंट मैटर। लेकिन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रोसेस कब करेगा, जब नन ऑफ द केस मैच्ड, कोई भी केस जब मैच नहीं करेगा तब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट ध्यान रखना है स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर में, जब जो भी इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू है जिस केस से मैच करेगा उसके फॉलोड स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है। और एक बार मशीन फॉलोड कांस्टेंट के जो स्टेटमेंट है उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद जो है कंडीशन टेस्ट नहीं करता। इसीलिए जो है यहाँ पर ईच स्टेटमेंट जो हमारे केस के हैं ब्रेक से क्या करते हैं, हम टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि एक बार जब कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फर्दर वह कंडीशन टेस्ट नहीं करता। इसीलिए हम ब्रेक लगाए हैं, जिससे कि हमारा जो राइट स्टेटमेंट है प्रोसेस कर जाए, उसके बाद मशीन क्या करे, उस स्विच केस के बाहर आ जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो उसके फॉलोड ऑल स्टेटमेंट को मशीन प्रोसेस करेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 ले रहे हैं, स्विच के अंदर उस इंटीजर एक्सप्रेशन या इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को पास किया, केस 1 प्रिंटफ केस 1 दिया, इसीलिए देखिए हम ब्रेक लगा रहे हैं। केस 2 कोलन प्रिंटफ डबल कोट्स में प्रिंट कराया केस 2 सेमी कोलन ब्रेक। इसी तरह से नेक्स्ट केस, केस 3 और देखिए मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को नहीं लिखा। डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है सी लैंग्वेज में। आप इसको दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इसमें नहीं दिया, जैसे आपको क्लियर हो जाए कि डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑप्शनल है। तो और ऑप्शनल जो होता है उसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए
ए की वैल्यू जो है स्विच में जो है जो भी स्विच कंट्रोल है उसमें 1 पास किया, 2 पास किया, तो केस 1 की वैल्यू ए से मैच करेगा नहीं। ए की वैल्यू 2 है तो किसकी केस की वैल्यू से मैच करेगा, केस 2 से मैच करेगा। तो इसलिए जो है उसके जो केस 2 का जो स्टेटमेंट है मशीन प्रोसेस करेगा, और जैसे प्रोसेस करेगा केस 2 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, और ब्रेक का काम क्या है, जो ब्लॉक जिस ब्लॉक में हम लगाते हैं ब्रेक, उस ब्लॉक के बाहर मशीन का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम एक कैरेक्टर कांस्टेंट का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। CHAR में जो है हमने C दिया। अब जो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो जहाँ पर हम कांस्टेंट दे रहे हैं, अब वहाँ पर कैरेक्टर के फॉर्म में जो है कांस्टेंट की वैल्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए कैसे दे रहे हैं, ABC। अब ध्यान दीजिए, हमने 3 केस बनाया। केस की वैल्यू क्या है, CH की वैल्यू जो है C टाइप का कांस्टेंट है, तो किस केस से मैच करेगा, थर्ड केस से मैच करेगा। तो थर्ड केस में जो लिखा है केस C, ये प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। केस एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि वैल्यू जो है CH में कैरेक्टर टाइप कीबोर्ड से लिया जाए। इसीलिए हमने जो है %C फॉर्मेट यूज किया, और उस कैरेक्टर को हम पास कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं वावेल टेस्ट करने के लिए। क्या कोई कैरेक्टर जो इंटर कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं क्या वावेल है क्या? तो आपको पता होगा कि 10 स्मॉल और कैपिटल को मिलाया जाए तो 5 + 5, 5 कैपिटल के 5 स्मॉल लेटर के वावेल्स हैं। तो हमें जो है देखिए टेस्ट क्या करना होगा। अगर हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वावेल होंगे, तो हम जो है लिस्ट जो कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो हमने देखिए केस लिखा, केस की वैल्यू को कांस्टेंट A से मैच कराया, कैपिटल स्मॉल में E से मैच कराया, I से मैच कराया, O से कराया, U से कराया। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें से कोई भी कैरेक्टर होगा तो वह क्या होगा, वावेल्स होगा। तो इसलिए हमने जो मैसेज 1 दिया वावेल्स, और डिफ़ॉल्ट में लिख दिया बच्चों कॉन्सोनेंट्स। डिफ़ॉल्ट में लिख दिया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, हेडर फाइल लगाने के बाद, कोई प्रोग्राम हम दे रहे हैं बार बार हेडर फाइल नहीं लगा रहे हैं, तो इस तरह से क्या आएगा, जैसे आप AEIOU में से आप टाइप करेंगे, यह प्रोग्राम बताएगा कि वह वावेल्स है, और इसके बियॉन्ड आप अदर कैरेक्टर टाइप करेंगे तो बताएगा कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि इतने केस को हमने टेस्ट क्यों किया, क्योंकि इतने वावेल्स हैं, 5 स्मॉल लेटर के और 5 कैपिटल लेटर के। सबके लिए कंडीशन लगाया और मैसेज 1 दिया, और डिफ़ॉल्ट में डाल दिया कॉन्सोनेंट्स। इस तरह से आप और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। स्विच केस का यूज़ करके आप वैलिड मंथ नंबर, वैलिड मंथ नेम, ठीक है, जहाँ जहाँ पर लिमिटेशन से ढेर सारे केसेस हैं उसको आप जो है
स्विच केस कंट्रोल का यूज करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लूप और इटरेशन। लूप का अर्थ समझिए कि कोई भी स्टेटमेंट जो बार बार हम रिपीट करते हैं तो लूप का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसा आप जानते हो, जहाँ पर सेम तरह का लॉजिक हम बार बार रिपीट करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमें टेबल पढ़ते हैं, नंबर को बार बार ऐड करते हैं, जहाँ पर सेम लॉजिक की बार बार जो है रिपीटिशन होता है, वहाँ पर लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। When we want to repeat the statement or functions again and again, then we may use the concept of loop. In C, 3 types of loops अवेलेबल। सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप्स अवेलेबल हैं। पहला है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल लूप, थर्ड है डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पर देखिए, हम जितने तीनों लूप हैं इनसे हम किसी भी मेथड को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जो फॉर लूप बनाया गया है उस काम के लिए जब हम किसी स्टेटमेंट को रिपीटेड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जब कोई भी स्टेटमेंट बच्चों हमको फाइनाइट टाइम्स रिपीट करना है तब फॉर लूप अप्लाई करते हैं। और व्हाइल लूप का यूज बच्चों तब करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को इनडिफिनिट टाइम रिपीट करना होता है। ठीक है। जहां पर अनसर्टेनिटी रहती है वहां पर। और थर्ड है डू व्हाइल। जब हम किसी स्टेटमेंट को एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट करना ही चाहते हैं, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स, ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं बच्चों, डू व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम मीनी ड्राइवन बेस्ड प्रोग्रामिंग में करते हैं, जहां पर हमें मीनू बनाना होता है। तो मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे जो रिपीटेड स्टेटमेंट है वह फाइनाइट टाइम रिपीट करना है। ठीक। जहाँ पर फाइनाइट नहीं है, अनसर्टेन है, वहाँ पर व्हाइल लूप अप्लाई करते हैं। ठीक। और डू व्हाइल में तो ये क्लियर है कि जब हमारा स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट करना है तब करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है। व्हाइल एंड डू व्हाइल में माइन्यूट यही डिफरेंस है। व्हाइल में क्या है, कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तब रिपीट करेगा, और डू व्हाइल में क्या है, एक बार रिपीट करेगा ही, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उस पर डिपेंड पहली बार नहीं करता। ठीक है। एक बात मैं आपको नोट के तौर पर बता दे रहा हूं, आल जो तीनों लूप्स हैं, एक लूप से जो प्रॉब्लम किया जा रहा है उसको दूसरे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक लूप से हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो लूप्स है इंटरचेंजेबल ही है, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप, सॉरी एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या है, आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है।
चलिए फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं क्या है। देखिए फॉर लूप की बॉडी में 3 स्टेटमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स। इसीलिए देखिए बीच में सेमीकोलन लगाया गया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगे जिनको हमें रिपीट करना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट n, सेमीकोलन सेमीकोलन, अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम कोई लूप अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम सेगमेंट में, तो पहले मशीन कंट्रोल किसको प्रोसेस करेगा? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेप में जाएगा कंडीशन टेस्ट करता है। अब सेकंड स्टेप में जैसे ही कंडीशन ट्रू मिला तो मशीन कंट्रोल क्या करेगा? ब्लॉक में इंटर कर जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने 3 लिखा। तो इसके बाद प्रोसेस करेगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रेस पाता है कंट्रोल कहाँ जाता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर जाता है। तो तीसरे के बाद जो है 4th स्टेप में वहाँ आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। इसके बाद 4th के बाद फिर जो है कंडीशन टेस्ट करेगा, तो इसलिए मैंने 5 लिखा। वहाँ पर फिर जाएगा, अगेन ट्रू होगा तो अगेन बॉडी में जाएगा, तो 5 के बाद फिर छठे स्टेप में वहाँ चला जाएगा और फिर स्टेटमेंट 1 प्रोसेस करेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 n। उसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा? गोज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर जाएगा और इस तरह से प्रोसेस को रिपीट करेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा मशीन कंट्रोल क्या करेगा? लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल int i, एक इंटीजर वेरिएबल i ले रहे हैं। i की वैल्यू को 1 से लेकर के 10 तक, लेस देन और इक्वल 10 तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 by 1। इसी वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, i की वैल्यू %d डबल कोट्स कामा i। तो आप देखिए ध्यान से, i की वैल्यू 1 है, पहली बात 1 ट्रू होगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, तो वो i 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट में जाएगा, तो 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10। अगेन कंट्रोल अंदर आया तो यहाँ पर क्या प्रिंट किया? 2 प्रिंट करा। 2 से बढ़ करके क्या हुआ? 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, 1 के बाद 2 प्रिंट करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे i की वैल्यू 11 हो जाएगा, हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद इस लूप के कंट्रोल बाहर आ जाए, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। यह आउटपुट आएगा जब इस प्रोग्राम सेगमेंट को हेडर फाइल के साथ मेन के अंदर राइट करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को हम चेंज कर रहे हैं। i की वैल्यू जो है इसी को लूप को जो है जो इनिशियलाइजेशन चेंज कर दे रहे हैं। जहाँ जहाँ 1 है उसको i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको 10 कर दिया और अब डिक्रीजिंग आर्डर में ले जा रहे हैं, तो 10 से घटाते हुए 1 पर आ रहा है। उसके बाद i की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो पहली बार i की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 1 है क्या? यस है, तो 10 प्रिंट करेगा। अगली बार 9, एक एक कम होता जाएगा। इसके बाद 10, 9, 8, 7 से होते हुए जैसे इसकी वैल्यू जो है 1 पर गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 से लेकर के 1 तक आएगा। जैसे 0 हो जाएगा घटकर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा मशीन कंट्रोल इस लूप के बाहर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। i की वैल्यू जो है 10 ले रहे हैं। अब देखिए इंक्रीमेंट जो हम करा रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के स्थान पर वहाँ असाइनमेंट लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट से क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर है। देखिए बच्चों अब क्या होगा, पहली बार i की वैल्यू 10 मिलेगा, 10 प्रिंट करेगा। इसके बाद जैसे कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, वहाँ क्या मिलेगा? i की वैल्यू 1 मिलेगा और ये बार बार मिलेगा। 1 फिर अंदर आएगा, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, ट्रू है। तो हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम क्या होगा। 10 एक बार प्रिंट करेगा, उसके बाद 1, 1, 1 बार बार प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है बच्चों, चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं।
एक सीरीज सम 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंड वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है। अब देखिए प्रोग्रामिंग लॉजिक देखिए आप, ये जो सीरीज है इसमें जो है 1 बाई 1 बढ़ रहा है वैल्यू। हम मान ले रहे हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू किसी वेरिएबल में मान लेते हैं, उसकी वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो देखिए कैसे इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हेडर लगाएंगे फाइल्स, उसके बाद मेन मेथड में आते हैं और आई की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू जो है डिक्लेयर करते हैं, सॉरी आई और सम डिक्लेयर करते हैं और सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक लूप चलाते हैं जिसकी वैल्यू 1 होगी और लास्ट कंडीशन 10 होगा और आई की वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सीरीज देखिए तो यह अर्थमेटिक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमने 0 क्यों माना, क्योंकि जो हमारा ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल होता है जब उसको रिजर्व करते हैं मेमोरी तो उसकी वैल्यू एक अननोन वैल्यू होती है। लेकिन हमें क्या करना है, बार बार हमें नंबर को सम करना है, सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अननोन वैल्यू है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई की सम की वैल्यू को 0 से असाइनमेंट करना होगा। तो अब हम जो है लूप चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक और एक एक बढ़ते हुए और एक वेरिएबल 0 सम जिसकी वैल्यू हम 0 ले रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं 1 बाई 1 जो लूप चला रहे हैं 1 2 3 4 5 उसकी वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे जब तक लूप चलेगा हमारा वो सारी वैल्यू जो है सम वाले मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा और लूप के बाहर जैसे मशीन कंट्रोल आएगा तो आप देखेंगे कि सम आप नंबर्स जो सीरीज है 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगा एक प्रॉब्लम। अब चलिए प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं। अब जैसे जहाँ पर n था 10 था वहाँ पर हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल, ठीक है, इन वैल्यू को हम n मान लेते हैं, नेचुरल सीरीज नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है डायरेक्ट n रहता है तो घबरा जाते हैं। तो n की वैल्यू को ऐसे रिप्लेस कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, वहाँ n लिख दे रहे हैं, n की वैल्यू क्या मान रहे हैं 10। तो जहाँ लूप में दिखे 10 था उसको हमने चेंज कर दिया, i लेस देन आर इक्वल टू n कर दिया। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम क्या है, n की वैल्यू जो भी हम देंगे, n की वैल्यू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या करेगा 1 से लेके 100 तक का सब निकाल देगा। n की वैल्यू 200 कर देंगे 200 तक निकाल देगा। 1000 कर देंगे तो 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू का सब निकालेगा। ये तो हो गया दूसरा प्रॉब्लम। अब आगे देखिए हम बात कर रहे हैं, अब हम n की वैल्यू को चाहते हैं बच्चों कि कीबोर्ड से लें। जहाँ पर स्टार लिख रहे हैं आप समझिए, अब हम चाहते हैं कि n की वैल्यू को बाउंड नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि n की वैल्यू को कीबोर्ड से लें। ऐसे सिचुएशंस में हमें करना क्या होगा, एक मैसेज प्रॉम्प्ट करना होगा जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर है उसके नीचे इंटर एंड इंटीजर वैल्यू लिख करके स्कैनर फंक्शन लगा करके इसका फॉर्मेट देंगे और एड्रेस ऑफ n। अब देखिए वैल्यू हम कीबोर्ड से ले रहे हैं तो जो प्री डिफाइंड वैल्यू है उसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू को मिटा दिया क्योंकि वैल्यू हम यहाँ पर कीबोर्ड से ले रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू को हम मान ले रहे हैं, i की वैल्यू है और यहाँ पर सम की वैल्यू आ जाएगा। 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों के लिए मशीन क्या करेगा, मेमोरी अलग अलग उनके जो है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कंपाइलर के अकॉर्डिंग मेमोरी क्या करेगा, रिजर्व करेगा। तो आप देखेंगे इस प्रॉब्लम से इसको हमने जनरलाइज कर दिया, मैंने प्रॉब्लम स्पेसिफिक लिया और इसको जेनरिक कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम को समझे होंगे, आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने और फ्रेंड्स को इसको बताएं, दिखाएं, जिससे कि वो भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन सके। आइए आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग, सुने होंगे, मैथमेटिक्स जो लोग पढ़े होंगे सुने होंगे कि किसी देखिए
पहली बात तो यह है कि फैक्टोरियल जो है ओनली पॉजिटिव नंबर का होता है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर नंबर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन तो यह है। और फैक्टोरियल जिस नंबर का निकालते हैं उसका क्या होता है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होता है अप टू 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं उसका कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होता है 1 तक। जैसे फैक्टोरियल n निकाल रहे हैं तो n, इसका अर्थ यह हुआ फैक्टोरियल n इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1, अगेन मल्टीप्लाई किया n माइनस 2, अगेन मल्टीप्लाई किया n माइनस 3। ये डिक्रीमेंट करते हुए लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देखिए जैसे फैक्टोरियल n इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई के बाद देखिए डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट बीच में रहेगा, ये मिस हो गया है बच्चों। इसके बाद 3, 2, 1। जैसे फैक्टोरियल 2 देखिए, 2 का अर्थ है 2 मल्टीप्लाई 2 से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से कम मत करिए। और ये कंडीशन ये भी होता है कि फैक्टोरियल 0 और 1 का मान क्या होता है, बराबर होता है, वो होता है 1। चाहे फैक्टोरियल 0 निकालें या फैक्टोरियल 1 निकालें, दोनों का वैल्यू क्या होता है, मैथ में बराबर माना गया है। फैक्टोरियल 3 का देखिए निकालना है तो कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। 4 का करना है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 24। 5 का 120, 6 का 720। चलिए बच्चों एक प्रोग्राम देख लेते हैं, समय कम है, विदाउट वेस्टिंग। देखिए कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक वेरिएबल f ले रहे हैं। देखिए जहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है एक ही नंबर बार बार, वहाँ पर एक आइडेंटिफायर ऐसा लेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है। 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है मैथमेटिक्स में, उसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इंटर एंड इंटीजर वैल्यू, देखिए इंटीजर वैल्यू मैंने डाला है, वैसे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए क्योंकि निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना बच्चों। इंटर एंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लिखिएगा, %d %m%n। देखिए लूप कैसे चला रहे हैं, n से लेकर के 1 तक लूप चलाएंगे। मल्टीप्लाई में देखो ना, n से लेकर के 1 तक घटते हुए जा रहा है, इसलिए हमने फॉर लूप में लगाया i असाइनमेंट n सेमी कोलन। i की वैल्यू एक एक कम करते जाना है, i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सेमी कोलन, i असाइनमेंट बाई i माइनस 1। बॉडी में मैंने एक कंप्यूटेशन क्या कराया बच्चों, f असाइनमेंट f एस्ट्रिस्क i ब्लॉक क्लोज। ब्लॉक के बाहर जैसे ही स्टेटमेंट पूरा होगा f में जो वैल्यू आएगा वह फैक्टोरियल ही होगा या कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होगा, उसे ही हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में आपने देखा कि कैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं बच्चों। आप एक पॉइंट और नोट कर लेना, अब फैक्टोरियल निकालने के लिए आप जब कोई कंप्यूटेशन करना तो ये ध्यान देना कि जो मेमोरी है, मेमोरी रेंज जो इनपुट आप देना जो है मेमोरी रेंज के अंदर ही जो है उसका आउटपुट आना चाहिए, नहीं रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम आपके लिए हम दे रहे हैं बच्चों, प्रॉब्लम फॉर यू। NPR असाइनमेंट बाई या NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप, मैंने एक प्रॉब्लम दिया, आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट लाइन में बता देना कि कितने बच्चे को आ गया। ठीक है।